हेलो एवरीवन। आज हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे इंडिया का रिलेशन है या फिर बहुत जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 हटा इंडिया में, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल था, आर्टिकल 370 जब हटा तो उसके बाद जो आईसी है उसने एक क्या किया, स्पेशल एनओवी जो है कि अनाउंस कर दिया कि जहाँ भी अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डिस्कशन होगा वहाँ पे ये जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे इंडिया को क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर या आर्टिकल 370 जो है कि टेम्प्रेरी प्रोविजन था इंडिया के लिए। तो ये एक इंडिया का स्पेशल मुद्दा है और इस पर किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी में, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये अर्ज कर रहा है कि आप जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे और आर्टिकल 370 के मुद्दे जो है उस पर भी बहस करो। तो इस वजह से ओआईसी न्यूज़ में था। ओआईसी के बारे में हम देखें तो ओआईसी एक सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, और इसमें टोटल 57 जो हैं यूनाइटेड नेशन के बाद। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सेकेंड जो है ओआईसी है। और इसमें 57 टोटल स्टेट्स हैं जो स्प्रेड हैं 4 कॉन्टिनेंट में। ये ओआईसी बना इसलिए था कि ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन है ज़्यादा है या मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ उनके प्रोटेक्ट को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए ओआईसी बना था। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, और एक इसका हेडक्वार्टर जो है जेदाह सऊदी अरेबिया में है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है वो अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच यूज होती है। और इसमें क्या है कि जो इस्लामिक कॉरपोरेशन, बेसिकली इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे यूआईसी के प्रोविजंस के बेस पे काम करते हैं। एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे क्या हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे जो है काम करते हैं। मेंबर हमने देख लिया कि इसमें जो है टोटल 57 मेंबर हैं। 57 मेंबर में जो टोटल 56 मेंबर है वो तो यूनाइटेड नेशंस का भी वो मेंबर हैं, एक्सेप्ट पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन जो है वो इस ओआईसी का मेंबर तो है लेकिन यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि अगर मुस्लिम मेजोरिटी कोई कंट्री है तो वो जो है कि इसका ओआईसी का मेंबर हो। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे रशिया देख लो, थाईलैंड देख लो, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट नंबर में है लेकिन ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे यूथोपिया देख लो, इंडिया देख लो, यहाँ पे तो मुस्लिम काफ़ी अच्छी खासी मुस्लिम है पॉपुलेशन है फिर भी, लेकिन ये ऑब्जर्वर स्टेट्स में भी नहीं है। अगला हमारा आता है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो जो है कि इसने क्या किया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड प्रोवाइड करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करता है। और इस केस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको 27 एक्शन प्लान दिए थे और ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। और ये बोला कि अगर आप ये ने और 1.5 साल का टाइम दिया था कि तब तक आपको ये प्लान जो है अप्लाई करना होगा पाकिस्तान के ऊपर, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में डालने का जो है कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्लैक लिस्ट में अगर ये चला जाएगा तो इसको फंड रिवील करना और बहुत कुछ जो और सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है उनसे पैसे लेना, इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसलिए न्यूज़ में था। और एक तरीके की ये अगर एफएटीएफ की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका पर्पस है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको बंद करवाए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसको उस पर रोक लगाए। और इसी से रिलेटेड ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, बेसिकली ये पॉलिसी जो है बनाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट, जो कोई कंट्री अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए पॉलिसी बनाती है और उसको बोलती है आपको ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करना है। ये इस्टेब्लिश हुआ था G7 समिट के द्वारा, जो है कि जो हुआ था पेरिस में 1989 में। और अक्टूबर 2001 में जो है, इसके शुरू में क्या हुआ था कि जब ये 1989 में बना था तो ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था, लेकिन 2001 में इसके फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया गया और बोला गया कि इसका जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये दोनों काम करेगा। और इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसका सेक्रेटेरिएट भी वहीं पे है जहाँ पे OECD का सेक्रेटेरिएट है, पेरिस में।
उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की हम बात करें, जैसे क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पूरे जो है कि काफ़ी बड़े लेवल पे काम करती है। तो इसके छोटे छोटे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट आके इम्प्लीमेंट तो वहाँ करेगी नहीं, तो हर जो रीजन है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ के कुछ कंट्री को मिला के एक रीजन बना दी है, वहाँ पे अपना उसका अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी है। तो जो एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है, वहाँ पे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या किया क्योंकि इसने भी अपना 40 कंप्लायंस दिया हुआ था और पाकिस्तान को बोला था कि आप इसको फुलफिल करो, जिसमें पाकिस्तान जो है 32 को फुलफिल नहीं किया। और जो मोस्ट क्रूशियल इफेक्टिवनेस है पैरामीटर्स, जो 11 पैरामीटर्स थे, उसमें 10 पे भी पाकिस्तान ने ढंग से काम नहीं किया। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने क्या किया कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को। तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट में अभी डाला है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ने डाला है। अभी FATF ने इसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है। तो इससे ये होता है कि जिस तरीके से जो है कि सेटिस्फाइड नहीं है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, FATF भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। अभी तक इसको मनी उसमें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और अक्टूबर तक का टाइम है। अगर ये 27 पॉइंट एक्शन प्लान जो है कि पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करता तो इसको फिर डाल दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट में। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 41 मेंबर्स हैं जो है, और ये लार्जेस्ट मेंबर्स है। मतलब जितना भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में देख लो या नंबर में देख लो, सबसे बड़ा यही है। और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो सिडनी में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। और फिर से ओपेक जो है ये न्यूज़ में था, क्योंकि ओपेक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इक्वाडोर जो है रिसेंटली क्या किया है कि इससे बाहर हो गया है ओपेक कंट्री से। ओपेक कंट्री क्या था, एक 14 नेशन का ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे कि 14 नेशन वो हैं जो कि ऑयल को जो है कि पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं हैवी अमाउंट में। तो क्या होता है कि अगर हर 14 ग्रुप कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मनी का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये 14 ग्रुप में कंट्री ने ये साथ में आया और बोले कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और हम सब मिल के इंटरनेशनल या नेशनल प्राइस को जो है हम फिक्स करेंगे कि इतने पे बेचा जाएगा। और हर ग्रुप जो है इतना एक लिमिट सेट किया कि एक कोटा इस कोटा लेवल तक का ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो इक्वाडोर बाहर निकला वो इसलिए बाहर निकला क्योंकि इक्वाडोर का काफ़ी फाइनेंशियल और फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी और वो ओपेक कंट्री से बार बार बोल रहा था कि उसको अलाउ कर दिया जाए, जो कोटा है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ओपेक कंट्री ने इसके रिक्वेस्ट को जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इसके रिक्वेस्ट पे। तो इसलिए इक्वाडोर ने बोला कि मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ और मैं मेरे जो ऑयल प्राइस है और जो प्रोडक्शन है वो मैं खुद डिसाइड करूँगा। और ओपेक की बात करें तो ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्रिएट हुआ था, बागदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में हुआ था। उसके बाद ये जो है कि इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिश जब हुआ था तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला जो है मिलकर इस्टेब्लिश किए थे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे इक्वाडोर है जो कि नॉर्थ साइड में मतलब कोलंबिया और फिर साउथ में पेरू से सराउंडेड है और जो है कि पैसिफिक ओशन से ये सराउंडेड है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और ओपेक कंट्री की बात करें तो जो हम देखे थे कि 14 मेंबर्स थे, अभी रिसेंटली इक्वाडोर बाहर निकला तो यहाँ पे टोटल 13 मेंबर बचे हुए हैं। और फिर से ओपेक न्यूज़ में था क्योंकि इसने ओपेक कंट्री ने एक सर्वे किया और उसने ये पाया कि जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है अभी, चाहे मतलब एग्जांपल ले लेते हैं US और चाइना के बीच में, इस ट्रेड वॉर को देखते हुए ओपेक ने ये बोला कि जो कमिंग टाइम है उसमें जो है कि जो डिमांड है ऑयल की वो बहुत कम होने वाली है, तो प्रोडक्शन को भी उसी हिसाब से लिमिट किया जाएगा। अदरवाइज जो इसका ऑयल का जो प्राइसेस है उस पर बहुत ही वॉलेटिलिटी आएगी। तो इस जो है कि ये हम देख चुके कि ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, जिसमें अभी जो है टोटल 13 मेंबर मतलब कि ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग जो है कंट्री हैं। ओपेक फिर से न्यूज़ में था क्योंकि रशिया और जो है कि यूएई वगैरह से लेके इसका बहुत विवाद चल रहा था। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, मतलब कि पूरे कोरोना का पूरा फैला और ऑयल का डिमांड बहुत तेज़ी से गिरा, तो ओपेक कंट्री चाहती थी कि जो रशिया है वो अपने मतलब कि जो
प्राइसेस हैं उसको जो है कि मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्शन को कम करे, लेकिन इस पे वो सहमति नहीं दिया। अब देखते हैं कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है ऑयल पे वो क्या है। अगर हम देखें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इंडिया, और ये 80% ऑयल जो है रिक्वायरमेंट अपना इंपोर्ट करता है। ट्रेडिशनली हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर जो कंट्री था वो सऊदी अरेबिया था, लेकिन 2017-18 के फिजिकल ईयर के बाद ये हुआ कि इंडिया का लार्जेस्ट जो इंपोर्टर कंट्री बन गया वो इराक बन गया। अभी इस ईयर में भी अभी तक जो है कि इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो इराक है। तो जो ये हाइट, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है ऑयल की वो जो है कि ओपेक कंट्रियों से ज़्यादा है, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी अगर प्राइस में वोलेटिलिटी होती है इसके प्रोडक्शन में, प्राइस में किसी भी तरीके की वोलेटिलिटी होती है तो इंडिया के जो इकॉनमी है उसको बहुत ही ज़्यादा ये डैमेज करता है। और इसीलिए इंडिया ने सोचा कि जो ओपेक कंट्री पे डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा, और फिर इसने मतलब कि अपनी जो यूएस की तरफ है, क्योंकि यूएस एक सेल गैस का लार्जर प्रोड्यूसर बन चुका है, तो अपनी डिपेंडेंसी यूएस की तरफ थोड़ा इसको बढ़ा दिया है ताकि ओपेक कंट्री भी इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। अगला हमारा टॉपिक है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस। अभी इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस हुआ, जो टेक्नोलॉजी गवर्नेंस है उसके बेस पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो गवर्नेंस में हो, चाहे वो किसी तरह स्मार्ट सिटी डेवलप करने में हो, किसी भी तरीके में हो, तो उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। किसी भी तरीके के इथिकल जो है चीज़ें लेके नहीं चला जा रहा है। तो इसी को कॉम्बैक्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 2019 में, जून 2019 में मीटिंग हुआ G20 कंट्री का ओसाका में, जापान में जो है, वहाँ पे ये G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस बनाया गया। इस अलायंस में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जो है कि 15 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये बोला कि ये जो है कि सिटी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उस पर एक इथिकल पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक पूरा इथिकल नॉर्म्स बनाएंगे, उसके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो गवर्नेंस में हो, चाहे वो जो है कि स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की हो। तो इसका फंडिंग जो है इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स जो हैं बहुत सारे हैं, इतना जो है कि एक तो प्रेसिडेंट एंड होस्ट नेशन जो हैं वो हैं, और जापान और किंगडम है, सऊदी अरेबिया, स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया है, सिटी फॉर ऑल, सिटी टुडे इंस्टीट्यूट, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम और कॉमनवेल्थ सस्टेनेबल सिटी नेटवर्क जो है वो सारे के सारे इसको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जिस पर्पस से लिए बनाया गया है कि ताकि जो मिस यूज है चीज़ों का, जैसे क्राइम को कम्बैट करने के लिए, है ना, इम्प्रूव रेजिलियंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर के लिए, और ग्रीन हाउस इमिशंस को कम करने के लिए इसका सिग्निफिकेंस है इसमें। अगर हम G20 कंट्री के बारे में देखें तो G20 कंट्री में टोटल जो है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है इकोनॉमिक, अगर हम देखें जो डेवलपिंग या डेवलप कंट्री है ना, वो सब मिलके एक तरीके से इंटरनेशनल फोरम बना ली है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है आते हैं। और अगर हम देखें तो ये इसमें 19 कंट्री है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। और अगर हम देखें तो ये जीडीपी का, अगर वर्ल्ड की जीडीपी का 85% जो है इसी G20 कंट्री से आता है, 2/3 पॉपुलेशन जो है इसी कंट्री से आता है। और ये इसका G20 कंट्री का हम देखें तो इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है कि ये परमानेंट स्टाफ है उस पर काम चल रहा है, ऐसे तो कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है एनुअली बेस पे, नेशन कंट्री जो भी इसके मेंबर्स हैं 20 ग्रुप्स, तो इनका चेयरमैनशिप जो है उन ग्रुप के बीच में रोटेट होती रहती है। अगला हमारा आता है G20 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट। G20 ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट बेसिकली एक वर्ल्ड का मोस्ट कम्प्रिहेंसिव रिव्यू आया है G20 क्लाइमेट एक्शन पे। और इसमें क्या हुआ है कि जो G20 कंट्री हैं वो मिल के ताकि मिटिगेट कर सके फाइनेंस और एडेप्टेशन कर सके कि किस तरीके से प्रॉब्लम क्लाइमेट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं उसको करने के लिए। तो 14 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ने मिलके G20 ग्रुप के साथ 80 इंडिकेटर्स यूज़ करके इस रिपोर्ट को तैयार किए हुए हैं। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्लाइमेट चेंज जो है G20 में क्लाइमेट चेंज को जो है कि लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है इन G20 कंट्री में से, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कोई लैक ऑफ पॉलिसी है पूरा। और जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है उसमें कोई भी जो है कि
किसी भी तरीके की अगर हम देखें फॉसिल फ्यूल यूज़ करने के पीछे इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है इसके पास जो जिसको इमिशन को वो रोक सके और उसको रीयूज़ कर सके। और ये G20 कंट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है 80% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के। और अगर इंडिया की बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो इंडिया इज द ओनली कंट्री है जो कि क्लोज है 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर राइज करने के करीब। और रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंडिया और ये हाईएस्ट रैंक कंट्री हैं जो फेस करते हैं इकोनॉमिक लॉस जो एक्सट्रीम। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरा, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वेदर चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। तो इन सब जो चेंजेज हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से उसमें सबसे ज़्यादा जिनकी इकोनॉमिक लॉस होती है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंडिया। तो G20 की हम देख लिए कि G20 फिर से न्यूज़ में था क्योंकि कुछ जो है इशू G20 पे चलती ही रहती हैं। तो G20 की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ट्रेड एंड डिजिटल इकोनॉमी पे रिसेंटली जापान सिटी में, है ना, सुकुबा में। तो बेसिकली हुआ क्या कि होता है क्या कि जब भी G20 की मीटिंग होती है तो उसके 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले G20 की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग जो है वो सुकोबा में हुई। और सुकोबा हम देख सकते हैं, जैसे ये मैप है, मैप में जो जापान की कैपिटल है टोक्यो के नॉर्थ साइड में सुकोबा है। अगला आता है G20 समिट 2019 आउटकम। जैसे ही G20 सुकोबा का मीटिंग हुआ उसके बाद 1 महीने बाद जो है कि ये G20 समिट हुआ। G20 समिट जो हुआ है वो जापान के ओसाका सिटी में हुआ है। तो जो इसमें जो है वो बात डिस्कशन किए हैं, जैसे ट्रेड पे, एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज पे, इस सब पे बात किए हुए हैं। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रोलीलैटरल थिंग से मीटिंग की है, जैसे कि जो भी G20 के मेजर लीडिंग कंट्री के लीडर्स हैं उनसे बात की। और इसके साथ साथ ही उन्होंने पैरेलल ट्राईलैटरल जो है मीटिंग भी किया, जैसे कि रशिया, इंडिया, चाइना जिसको रिक बोलते हैं, रिक से मिले। उसके बाद जापान, US, इंडिया जिसको जय बोलते हैं, और इनफॉर्मल ब्रिक्स समिट भी हुई। तो ये सारे आउटकम है G20 के। अगर हम इसमें ओसाका का लोकेशन देखें तो ओसाका का लोकेशन जो टोक्यो है उसके साउथ वेस्ट साइड में जो है ओसाका है। अगला हमारा आता है G7 ब्लॉग। अभी हुआ क्या, 45th एनुअल G7 समिट जो है हुआ फ्रेंच के टाउन जो है बियारिट्ज में, वहाँ पे हुआ। और G7 समिट की हम बात करें तो G7 समिट जो है एक इवेंट है जो कंडक्टेड होता है एनुअली पे। और जो वर्ल्ड के पूरे 7 पावरफुल जो इकोनॉमी हैं उनके जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है अराउंड ग्लोब पे, क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड जो है बातें करते हैं और पॉलिसी वगैरह लेके आते हैं। तो 2019 का G7 समिट जो है वो प्रिसाइड हुआ फ्रांस के, हमने देखा बियारिट्ज सिटी में हुआ है। और इस पे जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है कि 5 मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए और बोले कि इस पे मतलब काम होगा इस साल G7 कंट्रियों के द्वारा। एक तो फाइंड करेंगे फाइटिंग इनइक्वलिटी, जो कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है जो कंट्रियों में, ठीक है, उस पे जो है कि इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पे बात की। रिड्यूस करेंगे इन्वायरमेंट इनइक्वालिटी को और मतलब कि स्ट्रेंथ करने के लिए बात की है सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के, और टेकिंग एक्शन फॉर द पीस अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट एंड टेररिज्म पे, और टैपिंग इनटू द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो ये मेजर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि फ्रांस के बियारिट्ज में G7 समिट में दिया गया। G7 कंट्री की हम बात करें तो G7 कंट्री क्या था, इनिशियली G8 था क्योंकि रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1975 में कुछ इसके बाद क्या हुआ कि इनिशियली क्या था कि G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया ने जो यूक्रेन है उसका क्रीमिया वाला जब पोर्शन जब हड़प लिया तो G8 कंट्रियों ने रशिया को इससे G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया और ये G7 कंट्री हो गया। और इसमें हम देखें जो मेजर कंट्री हैं, मतलब जो कंट्री हैं 7, वो कौन कौन सी थी, एक तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। अगर हम लोकेशन देखें ये बियारिट्ज की जहाँ पे ये समिट हुई है तो फ्रांस और स्पेन की जो बाउंड्री है वहाँ पे ये बियारिट्ज पाया जाता है, जहाँ पे ये रेड लोकेशन शो कर रहा है। अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल ICAO न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट शेफाली जेनोजा हैं उनको अपॉइंट किया गया एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल सिविल एविएशन में, जिसका कि हेड क्वार्टर या जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ICAO के बारे में हम बात करें तो ICAO जो है UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है इंटरनेशनल एयर ट्रेवल को। होता क्या है, जैसे कि अभी जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी अर्थ पे बनी हुई है वैसा तो एयर में नहीं है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। 1944 में बना हुआ था शिकागो कन्वेंशन के थ्रू, और इसका हेड क्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सीनियर ब्यूरोक्रेट शेफाली जेनोजा को अभी इसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया गया। अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल हमने देखा कि कनाडा में है, और जो USA और कनाडा की बाउंड्री है वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे इसका लोकेशन है। अगला हमारा आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ILO जो है वो अडॉप्ट किया मीटू ट्रीटी। मीटू ट्रीटी बेसिकली है क्या? इसमें यह है कि 2006 में इसको लाया गया था। जो भी जो ब्लैक वुमेंस के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है जो वर्क प्लेस पे, उसको हटाने के लिए इसको लाया गया था। लेकिन 2017 में सोशल मीडिया के थ्रू मीटू ट्रीटी जो है अपनी पूरी पहचान बना ली, बहुत ही तेज़ी से फैला, और उसके बाद जो है ILO ने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अब कम्युनिटी बेसिस पे, कम्युनिटी लेवल पे पूरा ये फैल चुका था। मीटू ट्रीटी बहुत ही फेमस हो चुका था सेक्सुअल हरासमेंट को लेके, उसके अगेंस्ट जो है ये लाया गया था। तो ILO ने इसको 2017 में अडॉप्ट कर लिया। तो ILO की हम बात करें तो जो भी कंट्री अगर मीटू ट्रीटी को इसमें पार्ट बनती है तो वो उस गवर्नमेंट पे बाइंडिंग हो जाएगी, और इसका एम्स यही है कि वुमेन्स को वर्किंग प्लेस पे प्रोटेक्ट करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस क्या है, मतलब को किस लेवल पे काम करती है, स्टेटस क्या है उसका वर्क प्लेस पे, उसके इरिस्पेक्टिव जो है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, हरासमेंट ना हो उसका वर्क प्लेस पे। इसलिए मीटू ट्रीटी को लाया गया है। एक तरीके से बाइंडिंग है, अगर जो भी इसको रेटिफाई करता है वो इस पर बाइंडिंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली वर्क इसमें क्या है कि इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएगा, कम्युनिकेशन और कम्यूट्स को बढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए ये मीटू ट्रीटी है। अगर हम ILO की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। ये 1919 में क्रिएट हुआ था। एक वेरेसाइल पीस ट्रीटी एंडिंग जब हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके बाद जो है कि क्योंकि अब क्या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ख़त्म हुआ था क्या हुआ था कि हर कंट्री के जो है कुछ वर्कर्स दूसरे कंट्री में हुआ करते थे, तो उन पे जो है कोई कंट्री कुछ अत्याचार ना करे, इसको हटाने के लिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लाया गया था कि कहीं के भी वर्कर कहीं से भी हो, लेकिन उनके राइट जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए, उनके साथ किसी भी तरीके के दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए ILO को लेके आया गया था UN के द्वारा 1919 में। और उसके बाद जो है कि अगर हम देखें तो ये ILO जो आया था कि आफ्टर द डिमिस, जब लीग ऑफ नेशंस को जब ख़त्म हुआ उसके बाद ILO फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई जो कि UN से एसोसिएटेड है, और ये एक अपना स्टैंडर्ड सेटअप करती है कि यहाँ पे वर्कर्स को अगर है तो उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके राइट्स क्या क्या होने चाहिए। और ILO में अभी देखें तो टोटल 187 मेंबर स्टेट्स हैं। हम ILO को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलाइक अदर जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ILO जो है एक टाइपार्टाइट गवर्निंग स्ट्रक्चर पे काम करती है। इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों जो है इस पे मिलकर काम करते हैं, और इसका सेक्रेटेरिएट जो है मतलब हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसमें जो ILO के जो भी मेंबर्स हैं वो एक साल में एक बार मिलेंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इसकी, मेंबर्स तो बहुत होंगे लेकिन उसमें से कुछ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे, जो रूल्स लेके आएंगे, जो नॉर्म्स लेके आएंगे, वो एक जो है साल में 3 बार मिलते हैं जेनेवा में। अगर जेनेवा के हम लोकेशन देखें तो स्विट्ज़रलैंड के वेस्ट में जो है फ्रांस से एकदम जुड़े हुए जेनेवा का लोकेशन है। अगला हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन परमानेंट सीट।
बेसिकली है क्या, इस पे न्यूज़ में क्यों था ये, क्योंकि अभी जो है कि इंडिया का 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट का जब होने वाला है, तो इंडिया ये चाहता है कि जो यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट है उस पर इंडिया उसका मेंबर बने, क्योंकि जो है कि इंडिया के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी है ये ईयर 75 साल होने वाले इंडिया के इंडिपेंडेंस का। तो इसके लिए जो 55 मेंबर्स हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप के, उन्होंने इसको तो बोल दिया है कि हाँ इंडिया मेंबर होना चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर होने के लिए टोटल 129 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो इंडिया इसका वेट कर रहा है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये बेसिकली आता है कि ताकि मेंटेनेंस कर सके इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, और ये बेसिकली ये इस्टेब्लिश करता है पीस कीपिंग ऑपरेशन को, मतलब कि कोई भी ऑपरेशन चलता है पीस कीपिंग तो उसको इस्टेब्लिश करता है, उसको ऑथराइज कैसे किया जाएगा, मिलिट्री एक्शंस को कैसे लिया जाएगा, उसके अंदर कैसे सिक्योरिटी होगी, है ना। और अगर हम यूएन की बॉडी देखें तो बेसिकली जो भी ये मेंबर स्टेट्स पे ये बाइंडिंग होती है। अगर इसे टोटल मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 15 होते हैं, जिसमें 10 मेंबर तो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। तो अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करें तो उसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए है। और नॉन परमानेंट की बात करें हम नॉन परमानेंट की बात करें हम तो 3 जो है अफ्रीकन कंट्री से आते हैं, 2 जो हैं वो एशिया पैसिफिक कंट्री से आते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से आते हैं, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्री से आते हैं और 2 वेस्टर्न से आते हैं। यहाँ पे जो अफ्रीका और एशिया है उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो अरब कंट्री है उसके भी उसका एक मेंबर होना चाहिए। इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 7 टाइम मेंबर ऑलरेडी रह चुका है और ये चाहता है कि इस बार भी ये मेंबर हो। और अगर देखें तो जो G4 ब्लॉक हैं, G4 ब्लॉक ग्रुप कौन कौन से हैं, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है, इंडिया है। तो ये चाहता है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, लेकिन इसके अगेंस्ट ये ग्रुप इस्टेब्लिश हो गया है जिसको कॉफ़ी क्लब बोलते हैं, जिसमें आती हैं कंट्रियाँ इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, मैक्सिको, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। ये नहीं चाहते हैं कि जो ये 4 कंट्री हैं जो G4 ब्लॉक की 4 कंट्री हैं ये यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, हमेशा ये इसका अपोज करती हैं। और प्रिंसिपल ऑर्गन देखें यूएन की, तो प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटेरिएट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूनाइटेड नेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इसके 6 परमानेंट मेंबर हैं, ये इसके 6 जो है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। अगला हमारा टॉपिक आता है UNRWA। UNRWA बेसिकली एक, इसका फुल फॉर्म हम देखें तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन नियर ईस्ट। ये बेसिकली UNRWA में अभी इंडिया ने रिसेंटली $5 मिलियन को जो है देने की बात की रिफ्यूजी मतलब कि पैलेस्टाइन रिफ्यूजी एजेंसी के लिए। ये बेसिकली ये UNRW है क्या, बेसिक जब पैलेस्टाइन और इज़राइल में जब वॉर हुआ था 1948 में, पैलेस्टाइन वॉर जब हुआ था तो कुछ जो है यहाँ से जो है निकाल दिए गए थे जो रिफ्यूजी हो गए थे। ऐसे ही 1967 में 6 डे का वॉर चला जिससे बहुत सारे पैलेस्टाइन, लगभग मोर देन 5 मिलियन पैलेस्टाइन जो है कि रिफ्यूजी रजिस्टर्ड किए गए। तो इनको सपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई यूएन के द्वारा जिसका नाम है UNRWA।